Why the politics of West Asia is so complex? अगर कोई पाकिस्तान पे अटैक होता है तो इस समझौते के तहत वो सऊदी अरेबिया में माना जाएगा, बट ये वाइसा वर्सा है कि सऊदी पर अटैक पाकिस्तान पे माना जाएगा और पाकिस्तान पर अटैक सऊदी पे माना जाएगा। बच्चों थोड़ा एटलस लेके बैठना ताकि जब सर बता रहे हो तो उन एरियाज में आप जाओ, है ना। तो खलीफेट उनके दिमाग में चलता कहाँ से है? जब इस्लामिक लीडर बगदादी ने इराक और सीरिया की टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया था, उसके बाद उसने खलीफेट डिक्लेयर किया। तो उसने अपना खलीफेट कहाँ से कहाँ तक डिक्लेयर किया? टर्की से होते हुए साउथ एशिया, कश्मीर भी टेरिटरी उनके खलीफेट का पार्ट है। तो वो सबसे पहले मोनार्क्स को मारेंगे, वो सबसे पहले मिलिट्री जनरल्स को मारेंगे। अगर कोई इस्लामिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न हो रही है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करेंगे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही है, वो क्या है? शरिया लॉ। तो ये सिर्फ रिलीजियस रिफ्ट और रिलीजियस फॉल्ट लाइन नहीं है, यहाँ पर एथनिक रिफ्ट और एथनिक फॉल्ट लाइन भी। कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, हाँ, हम तुमसे सुपीरियर हैं, है ना, हमारा लॉ तुमसे बेहतर है, तुमने तुम्हारे लॉ की वजह से हम इस्लामिक वर्ल्ड में हमें नीचा देखने को मिलता है। तो ये दो लाइंस पे ये रिफ्ट है। बिल्कुल सर। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फॉर अस सर कि अभी इसी समय सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का ही समझौता इसी समय क्यों हुआ तब? क्योंकि संबंध तो उनके पहले से भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बाद में भी हो सकता था, अभी क्यों हुआ? उनका रक्षा समझौता 1951 से है। 1951 they have a defense agreement and a defense pact, but this was informal one। और हमेशा से पाकिस्तान की जो आर्मी है, सऊदी मोनार्की ने अपनी सुरक्षा के लिए भी हमेशा पाकिस्तान की आर्मी पर भरोसा किया। सऊदी और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं सर? क्योंकि अभी समझौता हुआ, इससे तो हमें पता लग रहा है कि सऊदी के और पाकिस्तान के संबंध तो अलग लेवल पे अभी जा रहे हैं, क्योंकि वो नाटो, मतलब नाटो जैसा इस्लामिक नाटो यहाँ देखने को मिल रहा है। बट अभी क्या ये संबंध अचानक से ये जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से बदले, या वो बहुत पहले से ही ऐसे थे? पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्री सऊदी के पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध है, बट इकोनॉमिकली उनके संबंध हमसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं सऊदी के। हम उनका वन ऑफ द बिगेस्ट बायर ऑफ ऑयल है। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो सबसे ज्यादा उनका ऑयल अगर कोई खरीद सकता है तो हम हैं। सो इकोनॉमिकली आवर टाइज आर वेरी वाइब्रेंट विद सऊदी अरेबिया। सो सऊदी कांट अफोर्ड टू स्पॉइल देयर इकोनॉमिक टाइज विद अस। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इस पॉडकास्ट में, और उस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है सर। वो ये है कि क्या भविष्य में हमें इस्लामिक नाटो देखने को मिल सकता है? सर, जब अखंड भारत बन सकता है तो इस्लामिक नाटो क्यों नहीं बन सकता? तो जब इस्लामिक नाटो की तरफ ये पहला कदम उठा दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रक्षा समझौता हुआ है, भारत के लिए इन फ्यूचर इसके क्या मायने होंगे? तीसरा कि आर्थिक संबंधों के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज हमारे लिए है, स्पेशली इंडिया के लिए, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी जो वेस्ट एशिया से बहुत सारी चीजें हम मंगाते हैं, ऑयल वगैरह ये सारी चीजें, और आपने कहा भी कि सऊदी अरब से बहुत सारा ऑयल हम मंगाते हैं। तो इन फ्यूचर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक मत नहीं है हर बात को लेके, उनमें इंटरनल बहुत ज्यादा टेंशन है। शिया और सुन्नी साथ आएंगे, ईरान और सऊदी साथ आएंगे, उनके तो खुद की जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा है। ठीक है, जो जिन प्रॉक्सीज को ईरान सपोर्ट करता है वो सऊदी के लिए चैलेंज है। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज के 3rd एपिसोड। सेकंड एपिसोड जो हमने किया था वो अखंड भारत पर किया था, और आज हम 3rd एपिसोड में एक ऐसे विषय की बात करने जा रहे हैं जो बीते 17 सितंबर 2025 को वैश्विक राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां
पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक रक्षा समझौता किया। उस रक्षा समझौते की महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो वो हमला सऊदी अरेबिया पे माना जाएगा, जैसा कि हमें नाटो में देखने को मिलता है। परंतु क्या भविष्य में हमें इस्लामिक नाटो, जो एक वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, क्या भविष्य में हमें इस्लामिक नाटो देखने को मिल सकता है? क्या भारत के लिए ये, क्योंकि भारत के संबंध सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे हैं, तो इसके भारत के लिए क्या मायने होंगे? तो आइए जानते हैं आज के इस पॉडकास्ट में अगेन हमारे राहुल सर के साथ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, और कई बार मैं राहुल सर के बारे में आपको बता चुका हूं। तो स्पेशली आज के इस पॉडकास्ट में राहुल सर से जितने भी डाउट्स हैं, स्पेशली वेस्ट एशिया से रिलेटेड, चाहे कितना भी लाइक वी कैन से कि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस जो वेस्ट एशिया में है, ये जो रक्षा समझौते हो रहे हैं इसी टाइम पे क्यों हो रहे हैं, क्या इसके मायने हो सकते हैं, तो आज के इस पॉडकास्ट में आइए सारी की सारी चीजों को जानते हैं राहुल सर के साथ। तो राहुल सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी सर, आई होप यू आर डूइंग गुड। हाँ सर, सेम टू यू। ओके, तो सर पहला सवाल बेसिक, और बहुत बेसिक सवाल है, जो कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अलावा जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबको जानने की इच्छा है, स्पेशली क्योंकि हम किसी भी टॉपिक पर राजनीतिक बात नहीं करते हैं, हम हमेशा एकेडमिक्स बात करते हैं। देखिए, हमारे जो हम जिनके लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम इसे सेंसेशनल लाने के लिए तो कर नहीं रहे, बिल्कुल, और ये हमेशा हमारा इसमें से रहेगा कि इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं हमेशा बताता हूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस मुद्दे को कैसे समझना है। एक है बहुत सेंसेशनलाइज कर सकते हैं आप उस इशू को, जो कि किया जाता है, बट एक इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निकाल सकता हूँ, ये मेरे एग्जाम में मुझे कैसे हेल्प कर सकता है। तो हमारा फोकस हमेशा इस बात पर ज्यादा रहेगा कि हम उस टॉपिक को इस तरीके से समझाएं या उसमें वो बातें करें जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि है, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप वो इतिहास की चीजें जान सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपको जाननी चाहिए, जिसके बारे में आपको काफी रुचि है। और जिस हिसाब से लाइक जो ये पॉडकास्ट सीरीज चल रही है, एट द एंड ऑफ लाइक जो भी ये पॉडकास्ट का जो थीम है बेसिकली इस्लामिक नाटो और भारत, उसके बाद शायद ही आपका कोई डाउट बचेगा। तो राहुल सर, मेरा पहला सवाल और बहुत ही यूनिक सवाल है, और ये स्टूडेंट के बियॉन्ड भी सबका सवाल है, जो लोग इसको कहीं बस में देख रहे होंगे, ट्रेन में या घर में बैठ के इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनका भी ये बेसिक सवाल है कि व्हाई द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया इज सो कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, तो कभी भी अगर हम इशू को कभी भी बिट्स एंड पीसेस में नहीं समझ सकते, कि हमें हमेशा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ही चीजों को समझना होगा, तभी वो चीजें ज्यादा हमें बात अच्छे समझ आती है। और जैसा शुरू में वाइल इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक यू सेड कि अगर कोई पाकिस्तान पे अटैक होता है तो इस समझौते के तहत वो सऊदी अरेबिया में माना जाएगा, बट ये वाइसा वर्सा है कि सऊदी पर अटैक पाकिस्तान पे माना जाएगा और पाकिस्तान पर अटैक सऊदी पे माना जाएगा। रक्षा समझौते का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो यही है। तो आज मैं सिर्फ यही बात नहीं करेंगे हम कि इस डिफेंस पैक्ट का भारत पे क्या असर हो सकता है, रीजनल पॉलिटिक्स पे क्या असर हो सकता है, और वैश्विक राजनीति पे क्या असर हो सकता है। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि स्टूडेंट्स को जरूर पता होने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिनमें मैंने देखा है स्टूडेंट्स को हमेशा बहुत डाउट रहता है कि एक कलेक्टिव डिफेंस होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, कलेक्टिव डिफेंस कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट से अलग कैसे है। तो ये बातें भी हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। तो रही बात आपका जो पहला क्वेश्चन है कि वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं पश्चिमी एशिया, ये इतना टर्मोइल में क्यों रहता है, हमेशा यहाँ इतनी क्योस, वायलेंस, इंस्टेबिलिटी क्यों है। यस, ठीक है, तो ये मैं क्लास में भी जब भी मैं लुक वेस्ट पॉलिसी पढ़ाता हूँ, हम कई तरह की पॉलिसीज परस्यू कर रहे हैं अपने इमीडिएट नेबरहुड जो कि साउथ एशिया है, और एक्सटेंडेड नेबरहुड जो साउथ ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया है। तो इंडिया तीनों रीजन से इंगेज कर रहा है अलग अलग पॉलिसी के तहत, वो जैसे कि लुक नॉर्थ पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी और लुक वेस्ट पॉलिसी। तो लुक वेस्ट पॉलिसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले लुक वेस्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और चैलेंजेस बताने से पहले यही पूछता हूं कि यहाँ पर इतना क्योस क्यों है, क्यों इतनी वायलेंस है, क्यों इतना कॉन्फ्लिक्ट है। और मुझे लगता है ये हमारी भी बहुत क्यूरियोसिटी रही थी जब हम पढ़ रहे थे कि यार यहाँ क्या है ऐसा। ठीक है, तो
मैंने बहुत बार देखा है जिन स्टूडेंट्स का इवन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड रहा है या मास्टर्स भी किए हुए हैं, उनको भी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो मैं पूछता हूँ जबकि यहाँ पर डिवीजन किस बात का है, किस बात का फॉल्ट लाइंस है, किस बात के रिफ्ट है। तो नॉर्मली जो सबकी समझ है वो है कि ये जो रिफ्ट है ये इस्लाम के दो सेक्ट्स के बीच में है, शियाज और सुन्नीज। और जो राइवलरीज है बिटवीन द स्टेट्स इन वेस्ट एशिया वो शिया और सुन्नी राइवलरी की वजह से है कि शिया का डोमिनेंस होना चाहिए यहाँ पर और सुन्नी चाहते हैं रीजनल डोमिनेंस हमारा होना चाहिए। तो एक तो ये सेक्टेरियन डोमिनेंस को लेके और पॉलिटिकल डोमिनेंस को लेके दो समुदायों के बीच का बीच की वजह से इसमें वेस्ट एशिया में फॉल्ट लाइन मानी जाती है। बट ये एक पर्सपेक्टिव है। अब इसमें हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर हम वेस्ट एशियन कंट्रीज में देखते हैं तो ईरान एज अ स्टेट शिया को रिप्रेजेंट करता है, वहां के लीडर्स शिया लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं और सऊदी मोनार्की सुन्नी लीडरशिप को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने शायद पिछले भी अपने पहले या कहीं हमने बात की थी कि इस्लामिक देशों में 4 ऐसे देश हैं जो कि जिनमें आपस में एक रेस चल रही है टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज द लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ये 4 देश हैं, ये 4 राष्ट्र हैं। टर्की जो कि रेमिनेंट है ओटमान एम्पायर का, और खलीफा ऑफ ओटमान को जो देश दुनिया भर के मुस्लिम थे वो खलीफा ऑफ ओटमान को अपना पॉलिटिकल रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सीवियस के अंदर ओटमान एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है और सीरिया पैलेस्टाइन ये अलग देश बन जाते हैं और टर्की उसका रेमिनेंट है। तो जो प्रेजेंट लीडर हैं, प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं अर्डोगन, वो टर्की को और अपने आप को मुस्लिम्स का लीडर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सो टर्की वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। Saudi Arabia monarchy, where the holiest sites of Islam are Makkah and Medina, Saudi wants to project itself as the leader of Islamic world. Now, Saudi is one of the richest Islamic country. अब जो ईरान है वो शियाज हैं और वहां की लीडरशिप शिया लीडरशिप वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज द लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और पाकिस्तान को अगर एक ही चीज जो पाकिस्तान को पॉलिटिकल हेफ्ट देती है, जो उसकी जो पाकिस्तान के पास है वो है न्यूक्लियर वेपन। तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और जो मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान ने उसने हमेशा से ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि हमारा न्यूक्लियर वेपन इस्लाम का न्यूक्लियर वेपन है। सो व्हाट गिव्स पॉलिटिकल वेट टू पाकिस्तान इज देयर न्यूक्लियर आर्सेनल। तो ये एक रेस चल रही है 4 कंट्रीज के बीच में, इस्लामिक कंट्रीज के बीच में, कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन होगा। ओके, तो वेस्ट एशिया में फॉल्ट लाइंस एक तो शिया सुन्नी की है और दूसरा अगर आपको याद हो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि रिलीजन एक अलग बात है और कल्चर अलग बात है। बंगाली मुस्लिम भी हो सकता है और गुजराती मुस्लिम और तमिल मुस्लिम में सिर्फ रिलीजन सेम है, कल्चर अलग है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि वेस्ट एशिया में एक तो रिलीजियस लाइंस पर रिफ्ट है, दूसरा एथनिक लाइंस पर रिफ्ट है, अरब्स और नॉन अरब्स। ये बात नॉर्मली नहीं पता होती है। तो सारी की सारी वेस्ट एशियन स्टेट अरब स्टेट्स नहीं है। अरब एक एथनिसिटी है, जैसे अफगान एक एथनिसिटी है। अफगानी और अरब में उतना ही फर्क है जितना एक बंगाली और गुजराती में फर्क है। अफगान की लैंग्वेज अलग होगी, उसका पहनावा अलग होगा, उसका खान पान अलग होगा, उसका टोटल वे ऑफ लाइफ अलग होगा। अरब का वे ऑफ लाइफ अलग है। जो हम वेशभूषा गाउन जो एसोसिएट करते हैं वो अरब वर्ल्ड का पहनावा है, वो अरेबिक में बात करेंगे, उनका खाना अलग है, उनका म्यूजिक अलग है। तो यहां पर सारी की सारी स्टेट्स अरब नहीं है। तो वेस्ट एशिया में नॉन अरब स्टेट्स कौन सी हैं? ईरान अरब स्टेट का वर्ल्ड का पार्ट ही नहीं है। ईरान पर्शियन एम्पायर हुआ करती थी। नकाब पर्शियन कल्चर है, अरब्स का कल्चर नहीं है। एक ईरानी पर्शियन बोलेगा, अरेबिक नहीं बोलेगा। तो ईरान अरब स्टेट नहीं है। टर्की ओटमान एम्पायर है, सब जो टर्की के लोग हैं वो अरब से अलग हैं। तो टर्की अरब वर्ल्ड का पार्ट नहीं है और इजराइल ज्यूज अरब वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। तो जो इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट है वो क्या है? अरब ज्यूज डिस्प्यूट। और अरब लोगों ने जब इजराइल बना यहाँ पे और इजराइल को मान्यता मिली तो अरब लोगों ने इजराइल की मान्यता को नहीं माना। उनको लगा कि हमारी जमीन पर एक वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना एक तरीके से
एक अपना प्रॉक्सी क्रिएट करके छोड़ दिया है। तो अरब लोगों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी। तो इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट बिटवीन अरब्स एंड ज्यूज। और इजिप्ट की जो लीडरशिप होती थी उसको अरब की लीडरशिप, अरब इजिप्शियन लीडरशिप को अपना लीडर माना करते थे, जिसमें बहुत बड़ा एक नाम आता है नासिर का, जिसने स्वेज वॉर भी लड़ी थी। तो नासिर का जो ऑब्जेक्टिव था वो था अरब यूनिटी क्रिएट करना, पैन अरब आइडिया ही गेव दैट अरब वर्ल्ड शुड यूनाइट, एंड दैट इज व्हाई हिज आइडियाज वर नॉट वेल टेकन बाय द वेस्ट। ओके, तो जो डिवीजन है वेस्ट एशिया का, जैसे मैंने बताया, दो लाइन पे है। एक तो रिलीजियस लाइन पे शियाज और सुन्नीस, जिसमें मेन राइवलरी है सऊदी और ईरान के बीच में, और दूसरा डिवीजन है अरब्स और नॉन अरब्स वर्ल्ड के बीच में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे का सारा अरब वर्ल्ड यूनाइटेड है। जैसे अभी कुछ साल पहले अब्राहिम अकॉर्ड हुआ, जिसमें से कुछ अरब स्टेट्स ने इजराइल को रिकॉग्निशन दे दिया, और कुछ अरब स्टेट्स ने, जो पहली अरब स्टेट थी, अभी यहां पर मैंने कहा कि इजिप्शियन लीडरशिप को अरब वर्ल्ड अपने लीडर्स की तरह देखा जाता था, बट यहां पर एक बहुत ही डायकोटमिक बात है कि इजिप्ट ने ही सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्निशन दिया अंडर कैंप डेविड अकॉर्ड। ओके, इजिप्ट के बाद जॉर्डन ने दिया, उसके बाद कुछ और अरब स्टेट्स ने दिया, और अंडर अब्राहिम अकॉर्ड बहरीन यूएई ने भी रिकॉग्निशन दिया कि हम इजराइल की मान्यता को मानते हैं, जिसके बाद से प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस इंक्रीज्ड। और सऊदी और इजराइल बहुत क्लोज आ चुके थे, सऊदी बहुत क्लोज था, इजराइल को मान्यता देने ही वाला था कि हमास अटैक हो गया, और हमास का जब अटैक हुआ इजराइल पे, इसने सारा परिप्रेक्ष्य, इसने सारे डायनामिक्स वेस्ट एशिया के पलट के रख दिए। तो वेस्ट एशिया में जो इतना टर्मोइल है, जो इतनी फॉल्ट लाइंस है, वो दो लाइंस पे है, रिलीजियस लाइंस एंड एथनिक लाइंस। तो सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि वेस्ट एशिया में जो टर्मोइल है वो इन वजहों से है। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर इंटरफेरेंस ऑफ वेस्टर्न पावर्स है, और ये जो ऑयल रिच मोनार्कीज हैं, सारा गेम है मोनार्कीज को अपने कंट्रोल में रखना, ताकि यहाँ की जो ये ऑयल वेल्थ है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो यहां पर एक बहुत वेस्टर्न स्कॉलर्स ने और वेस्टर्न लीडर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसका नाम है अरब एक्सेप्शनलिज्म। अगर इसको समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उनका मानना है कि डेमोक्रेसी कहीं भी आ सकती है सिवाय इस्लामिक वर्ल्ड में, और उनका मानना है कि डेमोक्रेसी और इस्लाम इनकम्पैटिबल है, क्योंकि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो एक बुक को मानता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा, वो अपने इस्लामिक लॉज शरिया को मानेगा। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का मानना यह है कि डेमोक्रेसी कहीं भी आ सकती है इस्लामिक वर्ल्ड की बजाय। इसमें पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है, बट हमें आप देख सकते हो पाकिस्तान कोई वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। ठीक, तो उन वेस्टर्न लीडर्स ने ये प्रोजेक्ट कर रखा है कि इस्लामिक वर्ल्ड में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, और अगर वहां पे मोनार्की नहीं रहेगी, अब उनसे हम जब एक तरफ तो वेस्ट फ्लैग बेरर ऑफ डेमोक्रेसी बनता है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, तो जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सऊदी में तो डेमोक्रेसी नहीं है और सऊदी मोनार्की आपके सबसे क्लोजेस्ट एलाय हैं, तो आप वहां पे डेमोक्रेसी को क्यों नहीं पुश करते? तो उनका जस्टिफिकेशन है कि अगर मोनार्की का डाउनफॉल हुआ तो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पावर में आ जाएंगे। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आर दोज हु वांट्स टू गवर्न द स्टेट थ्रू शरिया लॉ, तो वो और ज्यादा लिबर्टीज को सप्रेस करेंगे, जैसे कि 1979 ईरान की क्रांति में हुआ कि शाह का रिजीम टॉपल हुआ और शिया फंडामेंटलिस्ट पावर में आ गए। तो उनका मानना है कि अगर मोनार्कीज का डाउनफॉल होगा तो यहां पर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पावर में आ जाएंगे, जैसे कि सुन्नी फंडामेंटलिस्ट। तो जो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट सेक्ट है उसका नाम वहाबिज्म है, वहाबीज और सलाफीज। तो वहाबीज और सलाफीज दे वांट्स टू रिवाइव द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम। तो जो मोनार्की ऑफ सऊदी है वो सपोर्ट करती है वहाबिस्ट आइडियोलॉजी को, और वहाबिस्ट आइडियोलॉजी बिलीव्स इन गवर्निंग द स्टेट थ्रू शरिया लॉ। इसमें भी अब अगर ज्यादा समझना चाहें तो इसमें भी एक कैच है, जैसे मैंने दो आइडियोलॉजी बोली, वहाबिज्म और सलाफिज्म। तो जो वहाबीज और सलाफीज में कहां डिफरेंस है कि जो वहाबीज हैं वो मोनार्की के रूल को एक्सेप्ट करते हैं, वो चाहते हैं शरिया लॉ, तो शरिया लॉ से देश चले, बट वो मोनार्की के हाथ में पावर को एक्सेप्ट करते हैं। जो सलाफीज हैं वो एक रिलीजियस स्टेट बनाना चाहते हैं, जहां जिसको कौन गवर्न करेगा? रिलीजियस स्कॉलर। और सलाफिज्म से कौन ड्रिवन था? इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस। तो आईएसआईएस क्या बनाना चाहती थी? एक खलीफेट, जिसमें कौन हो? एक खलीफा हो, जिसमें कोई मोनार्की ना हो। और खलीफा कौन बने?
जो रिलीजियस स्कॉलर हो। तो सलाफीज और वहाबीज में भी क्लैश है, और मोनार्की ऑफ सऊदी को प्रोटेक्टर ऑफ होलिएस्ट साइट्स ऑफ इस्लाम देखा जाता है। तो वहाबीज कभी चैलेंज नहीं करते मोनार्की ऑफ सऊदी को, बट सलाफीज मोनार्की ऑफ सऊदी के लिए भी थ्रेट है। इसीलिए सऊदी ने कभी भी इस्लामिक स्टेट को प्रमोट नहीं किया। और किसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था? अल बगदादी ने। तो बगदादी ने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। तो यहां पर सऊदी के लिए खुद खतरा था इस्लामिक स्टेट। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बीच ये समझौता हुआ है। तो पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि वेस्ट एशिया इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। तो जो मोटी मोटी जो मैंने दो बातें बताई वो है कि एक तो रिलीजियस लाइंस पर फॉल्ट है, एक एथनिक लाइन पर फॉल्ट है। तो सारी की सारी यहाँ की स्टेट्स अरब वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो अपने आप में अरब स्टेट्स हैं, और अरब स्टेट्स ने क्या बना रखा है? अरब लीग। और इस्लामिक कंट्रीज ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है? ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ईरान उसका पार्ट है, बट अरब लीग का पार्ट नहीं है। तो यहाँ की सारी स्टेट्स अरब वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। और इजराइल का युद्ध किस बात पर है? अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो पैलेस्टीन के कॉज को पहले कौन प्रोटेक्ट करता था? अरब वर्ल्ड प्रोटेक्ट करता था। जबकि ईरान में तो शाह था, एम्परर था, और कभी भी इजराइल का ईरान के साथ टेंशन नहीं था। इजराइल का ईरान के साथ टेंशन कब बना? 1979 की क्रांति के बाद, जब शिया फंडामेंटलिस्ट पावर में आ गए। तो सर, क्योंकि बहुत वाइड आपने इसको बताया है, स्पेशली कि व्हाई द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया इज लाइक इज सो कॉम्प्लेक्स, और इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्यों है। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज कंक्लूड इन अ स्मॉल पैरा, ताकि अगर किसी को ऐसे समझना हो इन फ्यूचर कि मतलब अब तो आपने बेसिक करके बहुत डिफरेंट तरीके से बता दिया, तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि एक पैरा में इसको अगर आप एक मोटा बता सके कि एक तो रिलीजियस रिफ्ट है, और एक एथनिसिटी है, शिया और सुन्नी के बीच में, और सुन्नीज में भी लिबरल सुन्नीज और फंडामेंटलिस्ट सुन्नी, वहाबीज और सलाफीज के बीच में भी रिफ्ट है। तो इसको अगर कंक्लूड कर देंगे, यही कंक्लूजन था जो आपने बोला अभी कि भाई एक तो हमारा रिलीजियस रिफ्ट है शिया सुन्नी, इसमें शिया और सुन्नीज में भी जो फंडामेंटलिस्ट सुन्नीज हैं, और फंडामेंटलिस्ट सुन्नीज भी दो तरह के हैं, वहाबीज, सलाफी। ठीक, तो बच्चों थोड़ा एटलस लेके बैठना, ताकि जब सर बता रहे हो तो उन एरियाज में आप जाओ, है ना। हाँ, तो जो मैंने बोला वहाबी हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि शरिया लॉ के थ्रू स्टेट गवर्न हो। सलाफीज क्या चाहते हैं? खलीफेट बनाना चाहते हैं, दैट the land which is governed by Islamic law, and who is going to be the head of that state, one who understand religious scholar. So they want to create caliphate. और उनका खलीफेट उनके दिमाग में चलता कहां से है? जब इस्लामिक लीडर बगदादी ने इराक और सीरिया की टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया था, उसके बाद उसने खलीफेट डिक्लेयर किया। तो उसने अपना खलीफेट कहां से कहां तक डिक्लेयर किया? टर्की से होते हुए साउथ एशिया, कश्मीर भी टेरिटरी उनके खलीफेट का पार्ट है। इसलिए आईएसआईएस हमारे लिए थ्रेट है। दिस इज यूनिक सर। अब उसमें एक और बात समझो, तालिबान जो अफगानिस्तान में है, जिस पर हम कभी फिर बात करेंगे, ठीक है ना। तालिबान जो अफगानिस्तान में, वो वहाबिज्म से गवर्न होते हैं, वो वहाबीज हैं, और वो चाहते हैं स्टेट को शरिया लॉ के थ्रू चलाना, और आईएसआईएस क्या चाहता है? खलीफेट बनाना। तो इसीलिए आईएसआईएस और तालिबान में भी टेंशंस हैं। कहीं आप उस खलीफा की तो बात नहीं कर रहे हो कि जो टर्की में हुआ करता था, वो उसी को रिक्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, तो अब सबसे पहले वो किसको मारेंगे? अगर उनको खलीफेट बनाना है तो वो सबसे पहले मोनार्क्स को मारेंगे, वो सबसे पहले मिलिट्री जनरल्स को मारेंगे। अगर कोई इस्लामिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न हो रही है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करेंगे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही है, वो क्या है? शरिया लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में आता है। इसीलिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, अरब एक्सेप्शनलिज्म, जो वेस्ट कहता है कि डेमोक्रेसी कहीं भी आ सकती है, इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं आ सकती, और ये जस्टिफिकेशन वो देते हैं मोनार्क्स को सपोर्ट करने के लिए। और सलाफीज मोनार्क्स को नियो इंपीरियल की तरह देखते हैं कि वेस्ट इन्हें सपोर्ट करता है, और इन्होंने हमारे पॉलिटिकल कंट्रोल कर रखा है वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से। तो क्लैश किनके बीच में है? एक तो अरब्स और नॉन अरब्स के बीच में, स्पेशली अरब्स और ज्यूज। दूसरा क्लैश किनके बीच में? शियाज और सुन्नीज, और सुन्नी में भी लिबरल सुन्नीज हैं और फंडामेंटलिस्ट सुन्नीज हैं, जिनमें वहाबीज हैं और सलाफीज हैं, और वहाबीज सलाफीज में भी रिफ्ट है।
तो इतना कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है वेस्ट एशिया का। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो स्पेशली ये तो समझ ही गया होगा कि वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कि समझना बस इतना ही समझो एग्जाम के लिए कि यहाँ नॉर्मली जो लोग देख रहे हैं हाँ, कि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है और ऐसी ऐसी कोई बातें हैं, वहाबीज हैं, सलाफीज हैं, और ये सिर्फ रिलीजन, अगर इजी वर्ड में समझना है, मुझे 2 लाइन में कंपाइल करना है, तो ये सिर्फ रिलीजियस रिफ्ट और रिलीजियस फॉल्ट लाइन नहीं है, यहाँ पर एथनिक रिफ्ट और एथनिक फॉल्ट लाइंस भी है। कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, हम तुमसे सुपीरियर हैं, है ना, हमारा लॉ तुमसे बेहतर है, तुमने तुम्हारे लॉ की वजह से हम इस्लामिक वर्ल्ड में हमें नीचा देखने को मिलता है। तो 2 लाइंस पे ये रिफ्ट है। बिल्कुल सर। चलिए सर, ये तो आपने क्लियर कर दिया। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत मतलब बहुत प्यारा सवाल है दूसरा भी, कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फॉर अस सर कि अभी इसी समय सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का ही समझौता इसी समय क्यों हुआ तब, क्योंकि संबंध तो उनके पहले से भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बाद में भी हो सकता था, अभी क्यों हुआ? उनका रक्षा समझौता 1951 से है। 1951 they have a डिफेंस एग्रीमेंट एंड अ डिफेंस पैक्ट, बट दिस वाज इनफॉर्मल वन। और हमेशा से पाकिस्तान की जो आर्मी है, सऊदी मोनार्की ने अपनी सुरक्षा के लिए भी हमेशा पाकिस्तान की आर्मी पर भरोसा किया है। ये रक्षा समझौता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब 1979 में सोवियत अफगानिस्तान में आती है। तो 1979 में 2 बड़े इवेंट होते हैं, एक सोवियत अफगानिस्तान में आता है और एक ईरान में क्रांति आती है। ईरान में शाह के अगेंस्ट क्रांति होती है और शिया फंडामेंटलिस्ट पावर में आते हैं, और 1979 में जब सोवियत आता है तो वहां अफगान मुजाहिद को तैयार किया जाता है सोवियत से लड़ने के लिए। अब वो जो अफगान मुजाहिद से मैंने अगर याद हो तो बताया था कि वो वहाबिज थे, और सऊदी मोनार्की बहुत पैसा खर्च करती है वहाबिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो मदरसा खोले गए खैबर पख्तूनवा रीजन में, और जहां से फंडिंग आई सऊदी से, वेपन्स आई यूएस से, और ट्रेनिंग दी पाकिस्तानी आर्मी ने सोवियत से फाइट करने के लिए। तो सऊदी और पाकिस्तान दोनों सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, और उनके बीच में एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट था। अब उसको फॉर्मलाइज किया है, और उसको फॉर्मलाइज किया है इन्होंने एसडीएमए के नाम से, इस एग्रीमेंट से, जिसको एक कलेक्टिव डिफेंस की तरह देखा जा रहा है। तो इस रक्षा समझौते के तहत एक पर अटैक दोनों पर अटैक माना जाएगा। तो कलेक्टिव डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है जी, ये कॉन्सेप्ट के तहत मिलिट्री अलायंसेस बनाए जाते हैं। जैसे शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान नाटो, सेंटो, सियाटो बना, और सोवियत ने वॉर्सो पैक्ट बनाया। सेंटो, सियाटो, वॉर्सो डिसॉल्व हो गया, बट नाटो एग्जिस्ट करता है। उसी की लाइंस पे इस्लामिक देश आप सोचने लगे कि हमें एक इस्लामिक नाटो की तरफ जाना चाहिए। इस्लामिक नाटो मतलब इस्लामिक देशों का एक रक्षा समझौता, जिसमें अटैक ऑन वन विल बी सीन एज अटैक ऑन ऑल। ओके, उस कदम की तरफ, उस दिशा में ये पहला कदम है। अब आता है कि ये अभी क्यों हुआ, ठीक। तो उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा कलेक्टिव डिफेंस बता दूं, थोड़ा सा, और कि जो मैंने बताया कलेक्टिव डिफेंस लीड्स टू मिलिट्री अलायंसेस। अब एक कॉन्सेप्ट और है कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी कौन देता है? कलेक्टिव सिक्योरिटी यूएन देता है, ठीक है ना, जिसके तहत अगर आप एक रेजोल्यूशन पास करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो सब देश, अगर कोई देश किसी की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को वॉयलेट करता है, तो सब देश उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। जैसे कि इराक ने किया कुवैत के अगेंस्ट, तो सब देशों ने इराक की फोर्सेस के अगेंस्ट एक मिलिट्री एक्शन लिया। उसको कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। So the mechanism to ensure collective security is UN. Military alliances are the way to ensure. Military alliances are the outcome of the concept of collective defense. तो आज भी देश कलेक्टिव सिक्योरिटी यूएन पर ट्रस्ट ना करते हुए इन रक्षा समझौतों पर ट्रस्ट करते हैं। वो सेल्फ डिफेंस पे ट्रस्ट करते हैं, वो कलेक्टिव डिफेंस पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये वन ऑफ द शॉर्टकमिंग है यूएन की, कि देश यूएन पर ट्रस्ट नहीं करते, और कलेक्टिव सिक्योरिटी एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाया। जबकि नेहरू, हमारी लीडरशिप ने हमेशा से कलेक्टिव सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने पर बहुत जोर दिया है। इसलिए हम अभी भी कहते हैं कि हाई टाइम टू रिफॉर्म यूएन, इट्स हाई टाइम टू ब्रिंग इंडिया ऑन द परमानेंट मेंबरशिप ओके इन यूएनएससी। बट एनीवेज वो उतना, क्योंकि हम देख सकते हैं रशिया ने जब यूक्रेन की टेरिटरी और सॉवरेनिटी वॉयलेट की है सेल्फ डिफेंस के नाम पर, तो यूएन कुछ कर नहीं पाया। तो इसीलिए सबसे पहली बात, देश किस कॉन्सेप्ट पे भरोसा ज्यादा करते हैं? कलेक्टिव डिफेंस। अब जो यहाँ की
अरब स्टेट्स थी जिन्हें हम गल्फ मोनार्कीज कहते हैं, गल्फ स्टेट्स, वो रिलाई करती थी यूएस पे रिलाई कर रहे थे अपनी सिक्योरिटी के लिए। दे यूज्ड टू फील दैट वी आर अंडर द अम्ब्रेला प्रोटेक्शन ऑफ यूएस। बट यहां पर डायनामिक्स बदलने लगे हमास के इजराइल के अटैक्स के बाद से, जिसके बाद से इजराइल बहुत एग्रेसिव हो गया और उसने कहा कि मैं दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू कंप्लीटली एनिलिएट हमास फ्रॉम गाजा, मैं खात्मा करूंगा हमास का। अब यहां पर हम कहते हैं कि ईरान ने अपने प्रॉक्सीज तैयार किए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, जिन्हें 3H कहा जाता है, जिसमें से हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में था, इजराइल के साथ बॉर्डर है लेबनान का, हमास जो कि गाजा में था, और हाउतीज जो कि यमन में है। बिल्कुल। जो यमन की सरकार है उसे सऊदी सपोर्ट करता है, और हाउतीज शिया हैं उनको ईरान सपोर्ट करता है। ठीक, तो यू कैन सी शिया सुन्नी रिफ्ट। हिजबुल्लाह को सारी फंडिंग और सारा वेपन और ट्रेनिंग ईरान देता था, और हिजबुल्लाह शिया मिलिशिया है। मिलिशिया का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिटिकल समूह जिस जो 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 पार्टी पॉलिटिकल पार्टी भी है बट उसकी अपनी खुद की आर्मी भी है, तो उसे मिलिशिया कहते हैं। जैसे यमन का आधा पार्ट हाउतीज गवर्न करते हैं, ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट भी है, उनकी खुद की आर्मी भी है। तो यमन की खुद की भी आर्मी होगी, तो ऐसे ही हाउतीज की अपनी आर्मी है, और हाउतीज की टेंशन है सऊदी से। अब हाउती शिया मिलिशिया है, हिजबुल्लाह शिया मिलिशिया है, बट हमास सुन्नी मिलिशिया है। बट ईरान उसे सपोर्ट करता है, किस नाम पर? इस्लामिक यूनिटी के नाम पे। ईरान अरब का देश नहीं है, बट ईरान अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर प्रोजेक्ट करता है। तो हमास, हिजबुल्लाह और हाउतीज तीनों को ईरान सपोर्ट करता है, जो कि रीजन था इजराइल और ईरान की टेंशन का। तो इजराइल ने उस अटैक के बाद से सीरिया पर अटैक किए हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए, यमन में अटैक किया हाउतीज के अगेंस्ट, और ईरान पर अटैक किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हम बनते नहीं देख सकते, इट्स अ डायरेक्ट थ्रेट फॉर आवर एग्जिस्टेंस। सो इजराइल और यूएस ने मिलके ईरान में बॉम्ब गिराए उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुश बैक करने के लिए। अब जो अटैक किया इजराइल ने दोहा में, कतर के अंदर, ये एक तरीके से लेटेस्ट जिसने सारी चीजें फिर से बदल के रख दी, क्योंकि गल्फ मोनार्कीज को लगता था कि हमें यूएस ने प्रोटेक्शन दी हुई है तो इजराइल हमारे अगेंस्ट कभी एक्शन नहीं लेगा। बट जब दोहा में इजराइल ने अटैक किया और इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि अगर कोई भी हमास को सपोर्ट करेगा तो विल नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग एनी मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट देम टू। ठीक, तो जब इस अटैक के बाद अब सऊदी को लगा कि हम सिर्फ यूएस पे रिलाय नहीं कर सकते अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो ये सबसे बड़ा कारण बना है इस प्रेजेंट डिफेंस एग्रीमेंट, इस रक्षा समझौते का बिटवीन सऊदी एंड पाकिस्तान। सो बेसिकली व्हाट सऊदी इज सीकिंग इज द अम्ब्रेला प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन ऑफ पाकिस्तान। हम बात भी कर रहे थे इस बारे में, एंड यू आल्सो सेड दिस कि सर ऐसा कुछ, तो मैंने आपको बताया था कि एक वेस्टर्न स्कॉलर ने जो सऊदी प्रिंस है उससे पूछा था क्या आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जब मुझे न्यूक्लियर वेपन चाहिए होगा तो मैं डायरेक्टली पाकिस्तान से खरीद लूंगा। तो एज आई सेड, व्हाट गिव्स पॉलिटिकल हेल्प टू पाकिस्तान? देयर न्यूक्लियर आर्सेनल, एंड सऊदी जस्ट वांट्स द एक्सटेंशन ऑफ दैट न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोटेक्शन फॉर द स्टेट ऑफ सऊदी अरेबिया। Also it's a message to India. Saudi wants to give message to India also that if you are increasing your strategic engagement with Israel, so we can also improve our ties with Pakistan. ठीक है ना? So it's a political message to India, and this agreement they have done with the objective to find the umbrella protection for them, especially the nuclear umbrella protection. So in this context, we need to see this particular military pact between Saudi and Pakistan. बट सर ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि शायद बॉब वुडवर्ड की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल, कि जिन्होंने मतलब ये कहा था कि मतलब न्यूक्लियर चाहिएगा तो मुझे बनाने की क्या जरूरत है, तो पाकिस्तान ने कहा था, कहा एमबीएस ने था। हाँ, ये उन्होंने अपनी बुक में कोट किया है। हाँ, लेकिन ये स्टेट मतलब कोट किया है, हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिलता नहीं है, बट फिर भी अगर ऐसा है तो दिस इज अगेन अ वेरी बिग लाइक स्टेटमेंट। नहीं, ये तो बिल्कुल बात है, और पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमेशा प्रोजेक्ट किया है कि दिस वेपन इज द वेपन ऑफ इस्लाम। So if you see, out of all the Islamic country, only one country hold nuclear weapon, that is Pakistan. सर मेरा बस यही एक अगला सवाल यही था, इससे जुड़ा हुआ है कि सऊदी और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं सर?
क्योंकि अब ये समझौता हुआ, इससे तो हमें पता लग रहा है कि सऊदी के और पाकिस्तान के संबंध तो अलग लेवल पे अभी जा रहे हैं, क्योंकि वो नाटो, मतलब नाटो जैसा बिल्कुल सही इस्लामिक है। नाटो यहाँ देखने को मिल रहा है। बट अभी वक्त क्या ये संबंध अचानक से ये जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से बदले, या वो बहुत पहले से ही ऐसे थे? हाँ, तो इसमें हमें देखना चाहिए कि हम सिर्फ ये क्यों देखें कि सऊदी के पाकिस्तान कहते हैं, हम इसको ऐसे देखते हैं कि सऊदी के पाकिस्तान और इंडिया के टर्म्स में, कॉन्टेक्स्ट में कैसे हैं। तो अगर आप देखो स्ट्रेटेजिकली मिलिटरली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्री, सऊदी के पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध है, बट इकोनॉमिकली उनके संबंध हमसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं सऊदी के। हम उनका वन ऑफ द बिगेस्ट बायर ऑफ ऑयल हैं, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो सबसे ज्यादा उनका ऑयल अगर कोई खरीद सकता है तो हम है। सो इकोनॉमिकली our ties are very vibrant with Saudi Arabia. So Saudi can't afford to spoil their economic ties with us. Now और जैसा हमने कहा कि उनके स्ट्रेटेजिक टाइज आज से नहीं स्टार्ट हुए हैं, उनके 1951 से। सऊदी वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू गिव रिकॉग्निशन टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। ओके, दोनों ही सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट्स हैं। सऊदी मोनार्की ने हमेशा पाकिस्तानी मिलिट्री पे रिलाई किया अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी। एक बार 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सऊदी अरेबिया गए थे, वहां पर कुछ टू गिव प्रोटेक्शन टू द हाउस ऑफ साउथ। ओके, सो 20,000 सोल्जर गए थे। वहां पर भी ये प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने कहा था कि हमें शिया सोल्जर्स नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस्लामिक क्रांति जब वहां हुई थी ईरान में, तो सऊदी मोनार्की के लिए थ्रेट था, तो उन्होंने कहा कि हमें शिया सोल्जर्स नहीं चाहिए। इसको लेके पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अब अगर आप देखो, पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा डोमिनेट करती है विद इन पाकिस्तान, उनको ऑर्डर्स लेने की आदत नहीं है, बट सऊदी मोनार्की अगर उन्हें ऑर्डर देती है तो उनको पसंद नहीं आता। तो ये एक प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी है। फिर 79 से 89 रिश्ते बहुत मजबूत रहे इनके, जब फंडिंग सऊदी से आई और इन्होंने वहां मुजाहिद तैयार किए सोवियत से फाइट करने के लिए। बट जब अल कायदा बना 1989 के बाद, तो अल कायदा ने सबसे पहले थ्रेट किसको दिया? मोनार्की और सऊदी। क्योंकि अल कायदा के अकॉर्डिंग और ओसामा बिन लादेन अल कायदा की लीडरशिप के अकॉर्डिंग, जो मोनार्की और सऊदी है वो पपेट है यूएस का। और हमारी इस्लामिक होलियस्ट साइट्स मक्का मदीना यूएस और इन पपेट्स ने इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रखी हैं। उन्होंने हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि यूएस की मिलिट्री यहाँ क्या कर रही है हमारे देश की धरती पे। तो उनका जो जिहाद था अल कायदा का, वो मोनार्क्स और वेस्ट के अगेंस्ट ही था। तो हमेशा से मोनार्क्स को पाकिस्तान की मिलिट्री की सपोर्ट चाहिए थी टू कीप द थ्रेट ऑफ अल कायदा अवे, टू कीप द थ्रेट ऑफ ईरान अवे। और जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया, अब यहाँ समझिए, इराक भी एक अरब स्टेट थी, सद्दाम भी एथनिकली अरब था, कुवैत भी एक अरब स्टेट थी। तो सद्दाम ने कहा, मेसोपोटामिया जब होता था हिस्टोरिकली कुवैत हमारा पार्ट था, तो इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया, कुवैत पे कब्जा करने के लिए। जब इराक, तो तब मोनार्की को बड़ा थ्रेट लगा कि जब सद्दाम कुवैत पे अटैक कर सकता है तो हम पे भी तो कर सकता है। सही बात है। तो इसलिए उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री चाहिए थी। तो मिलिट्री समझौता तो उनका हमेशा से ही था, बस अब उन्होंने उसे फॉर्मल ऑफिशियली ओपन कर दिया कि अटैक ऑन वन विल बी सीन एज अटैक ऑन बोथ। और इसका ये इमीडिएटली इसलिए हुआ है क्योंकि इजराइल ने कतर में के अंदर दोहा पर में अटैक किया, जो कि एक अरब स्टेट है। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि कॉम्प्लेक्स जरूर है, बट समझना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पड़ेगा। पहले आपको पता तो नॉन अरब स्टेट्स कौन सी हैं और अरब स्टेट कौन सी हैं। बिल्कुल, वो तो आपने पहले क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया था। बट जहां तक मुझे लगता है कि कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद चाहिए, क्योंकि वो बार बार अपना कटोरा लेके आईएमएफ के आगे जाता है। बिल्कुल। और सऊदी अरेबिया को मिलिट्री सिक्योरिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो दोनों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हाँ, मतलब होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो तो ये वो दोस्त हो जाता है। The saying goes, there are no permanent friends or enemies, only convergence or divergence of interest. There is permanent. So it is about interest. तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, लास्ट क्वेश्चन पहले मैं एक और चीज बता दूं जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि G20 में हमने आईमैक अनाउंस किया, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक, अब ये इंडिया मिडिल G20 हुआ 2023 में एशियन समिट जो हुआ। अब इस आईमैक को सपोर्ट मिला यूएस से और यूरोपियन कंट्रीज से। और आईमैक होते हुए कहां से जाएगा? मिडिल ईस्ट से होते हुए नहीं, चाबार अलग है, मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक जाएगा। तो इसमें सऊदी भी एक डेस्टिनेशन थी और ये एंड होता था हाइफा इजराइल में। इसलिए हम चाहते थे ये आईमैक तभी सक्सेसफुल होता अगर सऊदी और इजराइल के समझौते अच्छे होते। अब अगर ये समझौते अच्छे हो जाते, समझिए, अगर ये समझौते अच्छे हो जाते तो आईमैक बनता। और आईमैक किसके लिए चैलेंज था?
चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ने बहुत पैसा लगाया अंडर वन बेल्ट वन रोड के अंदर, जिसके दो पार्ट हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव और मैरीटाइम सिल्क रूट। तो हमारा आईमैक डायरेक्टली चैलेंज किसको कर रहा था? चाइना के बीआरआई को, और हमारे आईमैक को यूएस का सपोर्ट था, और सऊदी इजराइल समझौते अच्छे होने की पूरी प्रोबेबिलिटी थी। और अगर उनके समझौते अच्छे होते तो आईमैक सक्सेसफुल होता, जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमास का अटैक हो जाता है। हमास का अटैक होने से फिर से सारा टर्मोइल हो जाता है, सऊदी इजराइल रिश्ते बिगड़ जाते हैं, सऊदी पाकिस्तान के पास चला जाता है, पाकिस्तान चाइना का एलाई है, आईमैक बैक बर्नर पे चला जाता है। तो इस सब में सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? चाइना का। तो उनकी भी अलग ही लेवल तो की ये जो बैक पॉलिसीज हैं। हाँ, तो इसमें सबसे पहले तो आईमैक पीछे चला गया। तो हम चाहते थे कि आईमैक सक्सेसफुल हो, बट इस टाइम आईमैक इज at back burner because totally there is a turmoil in the ties between Saudi and Israel। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से जियोपॉलिटिकल रेस है बिटवीन टू सुपर पावर्स। अगर हम ये देख रहे हैं जो छोटी मोटी चीजें हो रही हैं, बहुत छोटी मोटी हैं, बेसिकली ये रेस किसके बीच में? यूएस और चाइना के बीच में। क्योंकि अगर इंडिया का ट्रायंगल भी है, नहीं, इंडिया तो एज अ एलाय इमर्ज हो रहा था यूएस का। हमने तभी तो I2U2 बनाया, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। तो I2U2 को क्या देखा गया? वेस्ट एशियन नाटो। तो इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाह रहा था यहाँ पर इस रीजन में, क्योंकि यूएस यहाँ से निकलना चाह रहा था। यूएस यहाँ से निकल के एशिया पैसिफिक में फोकस करना चाह रहा था, ईस्ट एशिया में चाइना को कंटेन करने के लिए। और यहाँ पे वो चाहता था उसके दो एलाय इजराइल और सऊदी क्लोज आ जाए, और उसका उभरता हुआ जो एलाय है इंडिया, उसका रोल यहाँ पर बढ़ जाए। बट इस हमास अटैक और ईरान के सपोर्ट ने इस सारे को पानी फेरा और चाइना का इन्फ्लुएंस और बढ़ा दिया। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन सबके पीछे बहुत बड़ा हाथ एक चाइना का भी हो। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इस पॉडकास्ट में, और उस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है सर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि उसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या भविष्य में हमें इस्लामिक नाटो देखने को मिल सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रक्षा समझौता हुआ है, भारत के लिए इन फ्यूचर इसके क्या मायने होंगे? तीसरा कि आर्थिक संबंधों के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज हमारे लिए है, स्पेशली इंडिया के लिए, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी जो वेस्ट एशिया से बहुत सारी चीजें हम मंगाते हैं, ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें, और आपने कहा भी कि सऊदी अरब से बहुत सारा ऑयल हम मंगाते हैं। तो इन फ्यूचर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो एक सवाल है कॉमन, उसमें 3 है कि इस्लामिक नाटो मिल सकता है, एक हमारा लाइक एनर्जी सिक्योरिटी, और भारत के लिए समझौते के क्या? आखिरी सवाल हमेशा ऐसा होता है कि ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब अखंड भारत बन सकता है लास्ट टाइम, तो वो कैसे बन सकता है मैंने आपको बताया था। तो इस्लामिक नाटो क्यों नहीं बन सकता? तो जब इस्लामिक नाटो की तरफ ये पहला कदम उठा दिया गया है, ठीक है ना, तो ये कदम इस्लामिक नाटो की तरफ ही है कि क्या इस्लामिक देशों को आपस में आके अपनी सिक्योरिटी और खुद से अपनी सिक्योरिटी पे वर्क करना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगेन बहुत सारे एंगल्स आते हैं। मैंने जैसे बताया, इस्लामिक राष्ट्र भी एक मत नहीं है हर बात को लेके, उनमें इंटरनल बहुत ज्यादा टेंशन है। शियाज और सुन्नी साथ आएंगे, ईरान और सऊदी साथ आएंगे, उनके तो खुद की जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा है, ठीक है। जो जिन प्रॉक्सीज को ईरान सपोर्ट करता है वो सऊदी के लिए चैलेंज है, ठीक है ना। एक टाइम था गल्फ मोनार्कीज इजराइल से टाइज अच्छा करना चाह रही थी, क्योंकि उनको ईरानियन शिया से ज्यादा डर लग रहा था। अगर बहरीन और यूएई ने अपने रिश्ते इजराइल से सुधारे इब्राहिम अकॉर्ड में, वो इसलिए किए क्योंकि शिया फंडामेंटलिस्ट अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ाना चाह रहे थे। तो गल्फ अरब मोनार्कीज दे वर अंडर द थ्रेट ऑफ द ईरान। तो जब तक इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में एक मत नहीं होगा, जब तक उनके, तभी मैंने पहले ये फॉल्ट लाइन समझाई हैं कि जब तक ये फॉल्ट लाइंस वो भरेंगे नहीं, तब तक इस्लामिक नाटो सिर्फ एक दूर की ख्वाब, दूर का एक बस एस्पिरेशन रह जाएगी, ठीक है ना। अब एक तभी सऊदी अरेबिया ने फिलहाल सबसे पहले क्या किया, अपनी सिक्योरिटी पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट कर लेते हैं। इस्लामिक नाटो बनने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि ये एक बहुत टाइम लगेगा इस बात के लिए। देखिए यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को क्या प्रोजेक्ट करती हैं, आइडियोलॉजिकली हम एक प्लेटफॉर्म पे वी स्टैंड फॉर लिबरल डेमोक्रेसीज, हम सब लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने नाटो बना लिया। तो पहले आपको अपनी इंटरनल इश्यूज को संभालना पड़ेगा, तभी आप जाके एक ऐसा रक्षा समझौता बना पाएंगे। तो बन सकता है हाँ, इन शर्तों पर, ठीक।
अब कमिंग बैक टू यस, we are saying this again and again that chaos, violence and instability in the region जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा थ्रेट है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर, ठीक है। इसीलिए हम उसे डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इस बार अपने बजट में इतना एम्बिशियस एनर्जी जनरेशन न्यूक्लियर प्रोग्राम के थ्रू रखा है। हम टोटली फॉसाइल्स पे और ऑयल पर नहीं रिलाय करना चाह रहे हैं, इसलिए हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, यूं ही नहीं जा रहे हैं हवा हवा में, ठीक है। तो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और तीसरी बात, अगर ये बन जाता है आप कह रहे हो तो इंडिया, तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? तीसरा क्वेश्चन ये था कि भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं इन फ्यूचर। भारत के लिए अगर इस्लामिक नाटो बन जाता या ये सऊदी पैक्ट, इन दोनों के संबंध, हाँ, सऊदी पाकिस्तान पैक्ट के, देखो इसमें इसको हर चीज पॉजिटिव। अब ये पाकिस्तान ने कर तो लिया है, बट ये उसकी गली की हड्डी भी बन सकता है कि ये उसको ले जाके वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में अगर कल को इजराइल सऊदी पे अटैक कर देता है तो क्या पाकिस्तानी फोर्सेस इजराइल के साथ लड़ेंगी? और अगर वो इजराइल के साथ लड़ेंगी तो हमारे लिए बढ़िया बात है। तो ये पाकिस्तान को भी तो वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में इंटेंगल करेगा। बिल्कुल। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा ना पाकिस्तान किस हद तक जाएगा, क्योंकि आप देखिए वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स इज टू कॉम्प्लेक्स एंड सेम इज फॉर सऊदी अरेबिया। इन फ्यूचर इफ वी हैव अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, विल सऊदी इंटरवीन डायरेक्टली? Will Saudi afford to lose such a big market like India, who is growing at a very fast pace? तो ये बात देखनी पड़ेगी कि ये सिर्फ पैक्ट हुआ या आगे दूर तक कितना जाते हैं। सिर्फ पैक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ये इंटरफेयर करेंगे ही करेंगे। तो जैसे बात को भी समझना पड़ेगा। जैसे जो रिसेंट नाटो है उसमें भी तो फंडिंग को लेके बहुत कन्फ्लिक्ट है। यूएसए सोचता है कि भाई मेरे पैसे पे इन सब यूरोपियन सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मैं नहीं करूंगा, बस वो बनाने के लिए बनाया हुआ है। अदरवाइज तो रसिया लास्ट वीक ही इस्तोनिया में उसका जो मतलब फाइटर जेट एंटर किया, कुछ नहीं कर पाया। पोलैंड में उन्होंने बम गिरा दिया। इस्लामिक नाटो एक सिर्फ आइडिया को निकाला गया है, ये बनना अभी इतना आसान नहीं है कि इस्लामिक नाटो कल बन जाएगा, क्योंकि इनके आपस में बहुत ज्यादा आंतरिक कलह बहुत ज्यादा है। तो जब तक ये वो नहीं सेटल करेंगे ऐसा नहीं है कि ये बन जाएगा। और इंडिया के लिए तभी हमने कहा है कि भाई हम औरों के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें अपनी इंडिजिनाइजेशन डिफेंस की तरफ जल्द से जल्द जाना होगा, हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी करना होगा, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने 3 दिन पहले ही कहा है कि एक हमारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या हो सकती है, दूसरों पर डिपेंडेंसी। तो हमें वो उसकी तरफ खत्म करना होगा, हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। हम अपना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम अपना इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, हम अपना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम ऑलरेडी वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड इट विल वी हैव टू सी हाउ फार सऊदी वांट्स टू गो इन फ्यूचर इफ देयर इज एनी मिलिट्री क्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बस यही मेरा वो लास्ट था कि जैसे अगर मान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर अब होता, बहुत मतलब अलग सवाल है, तो ये जो रक्षा समझौता हुआ है तो क्या पाकिस्तान के रक्षा या पाकिस्तान के डिफेंस में सऊदी अरेबिया आता क्या? भाई पहली बात तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में एक वॉर नहीं लड़ी, हमें ये समझना होगा। वो एक बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशन था। तो अगली बार भी हम कह सकते हैं हम लिमिटेड ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री से वॉर ही नहीं कर रहे हैं। तब भी आएगा क्या? नहीं, तब कैसे आ सकता है? क्योंकि हमने अपना ऑब्जेक्टिव ही डिक्लेयर कर दिया कि हम उसकी सॉवरेनिटी को हर्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको हर्ट कर रहे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पे वायलेंस की है। तो हम लिमिटेड ऑपरेशन कह देंगे, ठीक है ना, जैसे हमने इसे लिमिटेड ऑपरेशन कहा था। और जैसे हमने कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, हमने कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है ना। तो सऊदी अब ये कहना ऑन पेपर तो आना चाहिए। अगर ये है कि कल को हमारी एक पूरी की पूरी फुल फ्लेज मिलिट्री वॉर होती है पाकिस्तान से, तो जो इस रक्षा समझौते के तहत ऑन पेपर तो होना चाहिए कि सऊदी भी आ जाए खुल के। बट वो आएगा या नहीं आएगा, ये इट्स वेरी डिबेटेबल। ऐसा नहीं होता कि एकदम से हमारा मिलिट्री इंगेजमेंट अगर कुछ होता है, हमारा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और सऊदी फुल, पहली बात तो सऊदी के पास फोर्सेस भी नहीं है, वो खुद पाकिस्तानी फोर्सेस पे डिपेंड करता है। वो पैसा देता है, वो तब भी दे रहा था, आज भी दे रहा था, कल भी देगा, ठीक है। तो ये कहना कि सऊदी बहुत कुछ चेंज कर देगा और इट विल गोइंग टू हैव ह्यूज रिपरकशंस फॉर अस, ऐसा नहीं है। सऊदी के पास पैसा है, वो तब भी देता था और इन फ्यूचर भी देगा। इनफैक्ट उसे पाकिस्तान की फोर्सेस चाहिए। अब पाकिस्तान की अपनी फोर्सेस भेजेगा इजराइल से लड़ने के लिए, क्वेश्चन ये है। ये तो मामला फंसा दिया सर। ठीक है, तो ये तो भविष्य में पता लग ही जाएगा सर। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, हैवी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसीलिए हमें जो समझाना था वो मैंने ब्रॉडली, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ब्रॉडली आई ट्राई टू कवर। आई हैव ट्राइड टू गिव द
to make the students understand there's a concept called collective defense, there's a concept called collective security, इस पर जरूर पढ़ें और बुक्स में भी लिखा हुआ है, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लुक वेस्ट पॉलिसी के अगर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, इस डिस्कशन से आप समझ सकते हो हमारी लुक वेस्ट पॉलिसी के चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है ना। इस्लाम में भी बहुत सेक्ट्स हैं, बहुत डिविजन्स हैं, और मैंने ब्रॉडली समझाने की कोशिश की है। हम एक अलग से वीडियो इस पर भी बना सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, टू गिव मोर क्लैरिटी ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया, जहां पे हम सिर्फ वेस्ट एशिया की बात कर लेंगे। ठीक है सर, तो अगला टॉपिक में भी यही रख सकते हैं, देखेंगे क्या पता हम पॉलिटिक्स। मेरे को 2-3 टॉपिक अभी आपसे बात करते करते समझ में आ गया, तो हम ठीक है, पॉलिटिक्स इज डायनामिक, और पता नहीं अगले दिन कुछ और ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो चलिए, आई होप इस्लामिक नाटो और भारत की थीम पर जो पॉडकास्ट हमने राहुल सर के साथ किया है, तो इसमें स्पेशली कि इस्लामिक नाटो है क्या, कलेक्टिव डिफेंस है क्या, जो वेस्ट एशिया है कि उसकी जो राजनीति है वो इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है, व्हाई देयर इज सो मच इनस्टेबिलिटी, और इसके बाद भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूएस एंड चाइना का जो लाइक ट्रायंगल से भी बहुत ज्यादा, वो आप बेसिकली जो जितने भी देशों के संबंध हैं उसका कंक्लूजन क्या है वो आपको बहुत क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगेन थैंक यू सो मच राहुल सर अगेन, और ऐसा धन्यवाद मैं बार बार करता रहूंगा क्योंकि बार बार मैं आपको पॉडकास्ट में लाता रहूंगा। तो यहाँ पर इस पॉडकास्ट को अंत करते हैं और फिर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। अब मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें बताइए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम किस थीम पर करें, किस चीज पर करें, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।